नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना आता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, कहानी हमेशा हमारे पैरों के नीचे की जमीन मतलब मृदा से ही शुरू होती है। तो चलिए आज हम इसी बुनियाद को, इसी नींव को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे आते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने अगर देखें तो हजारों सालों से इंसानी सभ्यताओं को बनाया है और बिगाड़ा भी है। सवाल यह है कि क्या हर जमीन खेती के लिए बनी है? और इसका जवाब जाहिर है कहीं और नहीं बल्कि मिट्टी में ही छिपा है। अलग अलग तरह की मिट्टी को समझना ही दरअसल खेती की असली ताकत को पहचानने जैसा है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। मिट्टी को समझने का सबसे सबसे आसान तरीका है उसकी उर्वरता को देखना। मतलब सीधी सी बात है कि वो जमीन पौधों को कितना पोषण दे सकती है, उसकी कुदरती क्षमता क्या है। खेती-बाड़ी के नजरिए से देखें तो मिट्टी को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है वो जमीन जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और दूसरी तरफ वो जमीन जो फसलों के लिए कह सकते हैं लगभग किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की। इसे खेती के लिए एक तरह से सोने जैसा माना जाता है, बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पौधों को बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, सही पोषक तत्व, पानी, हवा, सब कुछ एकदम सही मात्रा में मौजूद होता है। तो सोचिए, अगर हमें एक एकदम परफेक्ट खेती की जमीन बनानी हो बिल्कुल शुरू से, तो उसकी रेसिपी क्या होगी? क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें? एक आदर्श मिट्टी ना वो कई चीजों का मेल होती है। इसकी बनावट एकदम मुलायम और भुरभुरी होनी चाहिए। इसमें जैविक पदार्थ खूब सारे हों, पानी भी सोखे लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, और हाँ, इसमें करोड़ों अरबों छोटे छोटे जीव भी हों जो पौधों की मदद करते हैं। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब जाके एक कामयाब खेती की जमीन तैयार होती है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि एक आदर्श मिट्टी कैसी होती है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खेती में मिलने वाली 4 मुख्य तरह की मिट्टियों को देखते हैं और ये भी समझते हैं कि इनमें आपस में क्या फर्क है। शुरुआत करते हैं काली मिट्टी से। ये बहुत ही खास मिट्टी है। इसके कई नाम हैं, जैसे रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी। अब कपासी नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये कपास की खेती के लिए कितनी बेहतरीन मानी जाती है। इसकी सबसे अनोखी बात क्या है पता है? इसका सिकुड़ना और फूलना। जब ये मिट्टी सूखती है ना, तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। इससे होता यह है कि हवा अपने आप जड़ों तक पहुंच जाती है। मतलब एक तरह से ये मिट्टी अपनी जुताई खुद ही कर लेती है ना कमाल? लेकिन हाँ, इतनी खासियत के बावजूद इसमें कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी होती है। चलिए अब इन सभी मिट्टी के प्रकारों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये जो टेबल है, ये इनके बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक चीज पर गौर कीजिए, ज्यादातर मिट्टियों में कुदरती तौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, और ये दोनों ही पौधों को बढ़ने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से है। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी जमीन की मिट्टी कम उपजाऊ है, तो क्या वो हमेशा के लिए बेकार हो गई? क्या उस पर खेती नहीं हो सकती? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर इंसानी कोशिशें एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। देखिए, हर समस्या का एक समाधान है। अगर पोषक तत्व कम है तो खाद और उर्वरक डाले जा सकते हैं। पानी नहीं रोकता तो सिंचाई के सिस्टम लगाए जा सकते हैं। मतलब सही तरीकों से कम उपजाऊ मिट्टी को भी खेती के लायक बनाया जा सकता है। और तो और, वो जमीन भी जिसे हम फसलों के लिए अनुपजाऊ मान लेते हैं, वो भी बेकार नहीं होती। उसका भी अपना एक महत्व है। ऐसी जमीन अक्सर जानवरों के चरने के लिए चरागाह बन जाती है, या फिर इस पर कुछ खास तरह के मजबूत पेड़ जैसे शीशम या नीम लगाए जा सकते हैं। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या है इसका? निचोड़ ये है कि हमें कुदरत के साथ मिलकर चलना होगा। हमें अपनी जमीन को समझना होगा, उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। जब हम ये समझ जाएंगे तभी हम सही फैसले ले पाएंगे, ताकि इस बढ़ती हुई दुनिया का पेट भरा जा सके। तो अगली बार जब थाली में खाना आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उसका सफर कहाँ से शुरू हुआ। वो सफर जो हमेशा हमेशा मिट्टी से ही शुरू होता है।